एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स नेशन। हम आप सबके लिए जितने भी सीयूईटी पीजी या फिर जितने भी लोग लाइक किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने वाले हैं फॉर द एमकॉम कोर्सेज, उन सब के लिए सीरीज लाए हैं जिसमें लाइक ऑलरेडी बहुत सारी यूनिट्स कवर्ड अप हो चुकी है, उनकी ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है। हम पर्टिकुलरली इस सीरीज में इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एंड हाँ 100+ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है हाई पर कैपिटा इनकम, दूसरा ऑप्शन है लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, थर्ड इज एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फोर्थ इज हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, सो अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डेवलपिंग होगी तो हाई पर कैपिटा इनकम एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और अगर कॉमन सेंस से देखें या फिर जनरली उससे देखें, नॉलेज के बेसिस पे देखें, तो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जनरली मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी में सबसे मेजर चैलेंज होता है कि लोगों के पास एक तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड दूसरा एम्प्लॉयमेंट इशू एंड दूसरा हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे ज्यादा इशू फेस किया, मतलब लाइक जनरली वो एक कंट्री करती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द की फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी का की फीचर क्या होता है? वेल एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री, लो इनकम इनइक्वालिटी, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस, दैट इज एचडीआई, and fourth that is agricultural dominance. So option number D is right, that is agricultural dominance. Next question, question number 3, which term refers to the coexistence of traditional and modern economic activity in developing economy? कौन सी ऐसी लाइक टर्म है जिसमें हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न एग्रीकल्चर दोनों मतलब लाइक ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोनों को हम पर्टिकुलरली परफॉर्म करते हैं? तो दैट इज इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमिक डुअलिज्म, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दैट इज इकोनॉमिक डुअलिज्म। इकोनॉमिक डुअलिज्म में क्या होता है मेरे यहाँ? ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम दोनों को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखो। Economic dualism refers to coexistence of traditional and modern economic activities within the developing economy. ये कब परफॉर्म होता है? डेवलपिंग इकोनॉमी के टाइम पे हम जनरली ऐसे डुअलिज्म इकोनॉमी को देखते हैं। फोर्थ, which of the following is a problem faced by the Indian economy? इंडियन इकोनॉमी में कौन सी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं? लो पॉपुलेशन ग्रोथ, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, एक्सेसिव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और हाई लिटरेसी रेट। इंडियन इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक तो पॉपुलेशन, बट यहाँ पे पॉपुलेशन तो ऑलरेडी लो करके लिखा हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी अभी लाइक हमारी ठीक है चल रही, बट एक मेजर इशू वो भी है, बट यहाँ पे वो भी दिया एक्सेसिव में। लिटरेसी रेट भी इशू है, बट यहाँ पे वो भी हाई दिया। तो मिल जाएगा क्या? ऑप्शन क्या बनता है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ओके, फिफ्थ, which sector is the largest contributor to the Indian GDP? कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में इंडिया में? दैट इज एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और माइनिंग। तो इट इज सर्विस सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। 6, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया? जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तीन तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट में क्या होता है? वो कंप्लीटली ओन कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। ओके, और सोशलिस्ट में क्या होता है? सब कुछ तुम्हारी गवर्नमेंट मैनेज करती है। एंड मिक्स्ड में क्या होता है? लाइक प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों साथ में चीजों को मैनेज कर रही होती है इकोनॉमी में। सो ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर मेड बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस इज प्रोहिबिटेड और गवर्नमेंट कंट्रोल्स ओनली द agricultural sector and both private and public sector coexist. So option number D is right, that is दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ में एग्जिस्ट करते हैं हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में। Seventh, which economic strategy aim to create self-reliance and reduce the dependency on import? कौन सी ऐसी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है जिसे हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? सेल्फ रिलायंस बनने के लिए, यानी हम खुद से ही खुद के लिए इतने सफिशिएंट हो जाए कि हमें बाहर वालों की क्या हेल्प
ना लेनी पड़े। ओके, तो ऑप्शन क्या है? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, यानी हम जो चीजें बाहर से ले रहे हैं वो लेना बंद करके हम खुद में ही वो चीजें जनरेट कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं? हमारे इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज एन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी वेयर अ कंट्री फोकसेस ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स डोमेस्टिकली टू रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन द इंपोर्ट। ओके, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी कि कंट्री में लोग अपनी मतलब वो गुड्स को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं जो वो बाहर से इंपोर्ट करते थे, ताकि बाहर पे हम ज्यादा मतलब लाइक रिलाई करना या फिर तुम कह लो ज्यादा डिपेंड ना हो। 8. Which factor contributes to the problem of income inequality in India? कौन से फैक्टर की वजह से इनकम की इनइक्वालिटी जनरेट होती है इंडिया में? तो हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड रिसोर्सेज, एंड डी दैट इज लो पॉपुलेशन ग्रोथ। सो हम किस चीज की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि हमें फेस करनी पड़ रही इनकम इनइक्वालिटी? तो वो किस रीजन से फेस कर रहे हैं हम? ड्यू टू अनइक्वल एक्सेस टू द एजुकेशन एंड रिसोर्सेज, किसी को सिर्फ 10 तक पढ़ने को मुश्किल से मिल रहा एंड कोई पर्सन लाइक पीएचडी कर रहा, ठीक है, पीएचडी तक के लिए भी पैसे लगते हैं। ओके, तो क्या हो रहा? हमारे पास इनकम इतनी नहीं रही कि हम इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए दो लोगों को, ओके, ना सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाए। तो इन सारे रीजन की वजह से इनइक्वालिटी इंडिया में जनरेट होती है, मतलब लाइक इनकम की इनइक्वालिटी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दैट इज अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। 9th, which sector in India employs the largest share of the workforce? कौन सा सेक्टर इंडिया में इस टाइम सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्ड करता है एम्प्लॉयमेंट के? उसमें देखे तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर और आईटी। तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज एग्रीकल्चर। अभी भी इंडिया में मेजर पॉपुलेशन किसमें ज्यादातर इन्वॉल्व है? तो एग्रीकल्चर में। 10th, what is the key challenge faced by Indian agriculture sector? Indian agriculture sector कौन सी सबसे मेजर प्रॉब्लम फेस करता है? तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ फूड, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, लो डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एंड डी दैट इज फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। तो सबसे बड़ी मतलब लाइक एग्रीकल्चर प्रॉब्लम इन सारे ऑप्शंस के बेसिस पे देखें तो दैट इज फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग मतलब कि लाइक हर एक इस टाइम के इंडिया के फार्मर्स के पास लैंड एक जगह नहीं होता, थोड़े थोड़े पोर्शन में इधर उधर पड़ा होता है, जिसका किसी को आइडिया नहीं होता। लैंड एक जगह होगा तो मतलब लाइक कल्टीवेशन करना है, कुछ भी करना है, इजी होगा। बट वही अगर छोटे छोटे पोर्शन में कहीं एक किधर होगा एक किधर होगा तो दैट इज प्रॉब्लमैटिक। एक बार एक्सप्लेनेशन देखो, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर कैन लीड टू इनएफिशिएंसी एंड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। सो इसकी वजह से दो इश्यूज फेस करते हैं, पहले तो एक तो इनएफिशिएंसी एंड सेकंड क्या होती है, हमारा जो हम अगर मॉडर्न टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो वो हम नहीं कर पाते। 111, which economic reform aim to promote economic liberalization and reduce the government intervention in the इंडिया? कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म के थ्रू हमने क्या किया कि लाइक हम लिबरलाइज कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम कर रहे होते थे? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया और एलपीजी रिफॉर्म, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, दैट इज एलपीजी। एंड एलपीजी रिफॉर्म आई कब थी? इन द ईयर 1991। हाँ, इन द ईयर 1991। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। एंड फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे दैट वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। मे भी पूछ सकता है कि कौन मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर एलपीजी के टाइम पे। 12th, व्हाट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया का? दैट इज मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट फॉर प्राइवेट कॉर्पोरेशन, ensuring equitable distribution of wealth and resources, eliminating all forms of taxation, promoting purely market-driven economy. So option number B is right, that is
हम इंश्योर करना चाहते हैं कि मेरे मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग्स के थ्रू कि मेरा जो इनकम वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन है सब क्या इक्वल हो, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, रिसोर्सेज भी हम सब में इक्वली दे सकें. ओके. 13. Which of the following economic planning in India focus on promoting sustainable development? कौन सी इकोनॉमिक मतलब लाइक इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू हमने क्या करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करते हैं. तो अचीविंग कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, मैक्सिमाइजिंग द एक्सपोर्ट एट एनी कॉस्ट, promoting the rapid industrialization without considering environmental impact, and balancing economic growth with environmental and social concern. So मेरे इकोनॉमिक प्लानिंग में जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे होते हैं तो उसमें मेरा मोटिव क्या होगा या मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दैट इज बैलेंसिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड साथ ही साथ एनवायरमेंट और सोशल कंसर्न्स को साथ लेके. 14. What is the key objective of economic planning in India related to employment generation? कौन सा इसमें से ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्लानिंग का related to what? Employment generation. So option A, reducing the workforce to increase the labor productivity, focusing solely on urban employment opportunities, creating ample job opportunities for the growing workforce, and privatizing all the government run enterprises leading to the job losses. So option number C is right. That is what? Creating ample job opportunities for growing workforce. 15. Assertion. The dualistic nature of the Indian economy is a characteristic feature of developing economy. Assertion में क्या दिया है, जो मेरी dualistic nature होगा इकोनॉमी का वो क्या होगा, that is वो characteristic होगा मेरी developing economy का. ये तो right है. Reason क्या दिया है, it exhibits a coexistence of modern industrial and traditional agricultural sector. Okay, तो ये भी सही है, मेरा रीजन और असर्शन दोनों सही है. तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा, यानी असर्शन रीजन दोनों सही है एंड साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी सही है. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट. 16. Which 5-year plan marked the beginning of the planned economic development in India? कौन सा 5-year plan मार्क करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में? तो दैट इज फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year और फोर्थ 5-year प्लान. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दैट इज फर्स्ट 5-year प्लान. पहले 5-year प्लान का मोटिव यही था कि हमें अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट लानी है. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी इकोनॉमिक प्लान्स होंगे सब रट जाना. ओके, लाइक ईयर्स के साथ एक दो का भी याद रखोगे तो वो बिठाने में इजी होगा, और कौन से का कौन सा मोटिव था ये भी. और पहला 5-year प्लान आया कब था, इन द ईयर 1951, और कब तक था, 1956. Next, which 5-year plan was focused on the growth and social justice and equity principle? कौन से 5-year plan में हमने ग्रोथ और सोशल जस्टिस और इक्विटी देखी थी, मतलब लाइक इसके प्रिंसिपल को देखा था? तो सेकेंड, 8th, 10th और 12th. तो इसमें ऑप्शन ही नहीं सही है. ऑप्शन नंबर होगा मतलब लाइक आंसर इसका होगा दैट इज 9th. ओके, हमारा ये जो मोटिव था कि लाइक हम मतलब मोटिव नहीं, फोकस था किस चीज पे, ग्रोथ और सोशल जस्टिस और इक्विटी पे, वो हमारे 9th 5-year प्लान में था. ओके, 18th, which 5-year plan introduced the concept of growth and stability? कौन से 5-year प्लान में हमने ग्रोथ और स्टेबिलिटी देखी थी? फोर्थ 5-year प्लान, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दैट इज फोर्थ 5-year प्लान. 19. During which 5-year plan the Green Revolution initiated in India? Green Revolution किस 5-year plan में आया था? It came through third 5-year plan. ऑप्शन नंबर सी इज राइट. और ये किस ईयर में आया था? इन द ईयर 1965. Option number 20. Which 5-year plan is known for the Garibi Hatao Edict Poverty slogan?
कौन से 5 ईयर प्लान में हमने ये स्लोगन लाया था, गरीबी हटाओ? तो फर्स्ट, सेकंड, 8th और 5th. तो इट केम थ्रू 8th 5 ईयर प्लान, दैट वाज गरीबी, मतलब लाइक 8th 5 ईयर प्लान में हमने स्लोगन लाया था गरीबी हटाओ. सॉरी, इसका ऑप्शन 5th होगा. ओके, ऑप्शन नंबर 5, सॉरी 4, दैट इज गरीबी हटाओ किसमें आया था? 5th ईयर 5th 5 ईयर प्लान में आया था. 21, which 5 ईयर प्लान aim to achieve faster and more inclusive and sustainable growth? कौन से 5 ईयर में हमने अचीव किया था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ? तो 11th में, 12th में, 13th में और 14th में. तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दैट इज 12th 5 ईयर प्लान में हमने अचीव किया था क्या? फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ. ओके, एंड ईयर कौन सा था? दैट वाज 2012 to 2017. 22, what is the main cropping season in India called? इंडिया में मेन क्रॉपिंग सीजन कौन सा है? तो ऑटम, खरीफ, विंटर और राबी. सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दैट इज खरीफ सीजन. एंड खरीफ सीजन को हम मतलब मानसून सीजन भी बोलते हैं. इसका एक्सप्लेनेशन देखो, द मेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज खरीफ एंड राबी. खरीफ सीजन, also known as monsoon season, occurs during the summers and rainy months from June to September. खरीफ सीजन हमारा कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक. During this season, crop like rice, maize, cotton, sugarcane are cultivated. राइस वगैरह, इसमें राइस, sugarcane वगैरह की कल्टीवेशन करते हैं. 23, which of the following is a major problem faced by Indian agriculture? इंडियन एग्रीकल्चर में हम मेजर प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं? एक्सेसिव रेनफॉल, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड हाई क्वालिटी ऑफ सॉइल. तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दैट इज इरिगेशन फैसिलिटीज की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है एग्रीकल्चर के टाइम पे, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर जनरली फेस करता है. 24, what is the practice of growing 2 or more crops simultaneously on the same piece of land during the same year known as? So कौन से टाइप की प्रैक्टिस में, मतलब लाइक एक ही लैंड पे हम क्या कर रहे हैं? एक बार एक क्रॉप डाल रहे हैं, एक बार दूसरी क्रॉप डाल रहे हैं. ओके, हम इन दोनों की प्रोडक्शन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉप रोटेशन, मोनोकल्चर, डबल क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग. तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दैट इज डबल क्रॉपिंग. आई थिंक थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, इंटर क्रॉपिंग भी हो सकता है या डबल क्रॉपिंग. ठीक है, डबल क्रॉपिंग होगा. उसमें भी लाइक क्या होता है, हम सेम पीस ऑफ लैंड पे क्या करेंगे? एक बार एक क्रॉप को हटाते हैं, दूसरी जैसे ही हटती है उसकी जगह दूसरी क्रॉप को ला देते हैं. तो नहीं, डबल क्रॉपिंग ही होगा. 25, which of the following farming is characterized by cultivation of crop and rearing of animal on a same piece of land? So ऑप्शन क्या है? कॉमर्शियल फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्लांटेशन. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग. एक्सप्लेनेशन देखो, it involves the cultivation of crops and rearing of animals primarily for the farmer's own consumption. इसमें क्या होता है? फार्मर अपने खुद की कंजम्पशन के लिए एनिमल्स और प्लांट्स को ग्रो करता है, मतलब प्लांट्स नहीं, सॉरी, क्रॉप्स. Option, question number 26. What is the primary objective of green revolution? Green revolution in agriculture. Agriculture के टाइम पे green revolution का क्या focus था? To promote organic techniques, farming techniques, to increase the use of chemical fertilizer, to achieve the self-sufficiency in food production, to reduce the overall land and under cultivation. So green revolution के टाइम पे हमारा primary objective था कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाए फूड के कॉन्सेप्ट में, लाइक कि हमें जो हमारी ग्रीन्स है, हमें जो राइस चाहिए, वो हम खुद से ही अपना इतना कर सके कि हमारे इंडियन जो भी लोग हैं वो खुद का ही मतलब लाइक ग्रो किया हुआ खा सके, बाहर से हमें लेने की जरूरत ना पड़े कुछ भी. 27, which agricultural practice was significant aspect of green revolution?
कौन सी इसमें से प्रैक्टिस किस चीज की थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेट करके है हमारी। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मैथड, मोनोकल्चर एंड reliance on a single crop, limited use of synthetic fertilizers, and crop diversification and organic farming. So option number B is right, that is monoculture and reliance on a single crop. मोनोकल्चर में क्या होता है, हम एक पीस ऑफ लैंड पे एक ही क्रॉप पूरे साल में, मतलब लाइक भले ही एक बार ही वो करेंगे, बट वो सिंगल क्रॉप ही हम अपने यहाँ कल्टीवेट करते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी एस्पेक्ट यही था कि हम मोनोकल्चर के साथ साथ एक सिंगल, मतलब लाइक हमारी जो भी रिलायबिलिटी होगी उस पर होगी, सिर्फ सिंगल क्रॉप पे होगी, हम एक के लिए करेंगे बट इतना करेंगे कि वो हमारे लिए पूरे ईयर के लिए सफिशिएंट हो जाए। 28. What role does the agriculture marketing play in development of agriculture sector? इनमें से कौन सा रोल एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्ले करती है, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। It focuses solely on export-oriented crops. It connects farmers to consumer and provide price stability. It reduces the need for modern irrigation techniques, and it emphasizes the use of traditional farming methods. So option number B is right, that is ये कनेक्ट करती है कंज्यूमर और, मतलब लाइक कंज्यूमर्स को फार्मर्स के साथ या फार्मर्स के साथ फार्मर्स को कंज्यूमर से, ये कह लो, एंड साथ ही साथ प्राइस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। 29. What is the common drawback associated with green revolution intensive use of chemical input? जो तुम्हारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो क्या था, डिक्रीज द क्रॉप yield, soil fertility improvement, environmental degradation, increased biodiversity. So option number C is right, that is environmental degradation. Okay. जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो हम केमिकल्स वगैरह यूज करते थे, उससे हमारे जो एनवायरमेंट है या फिर जो हमारी सॉइल्स थी वो बहुत ही डिग्रेड हो चुकी हैं, मतलब जहाँ पे भी मेजरली अभी भी यूज होता है या हुआ है। 30. Which of the following strategies promote sustainable agricultural development while addressing the environmental concern? इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजीज हम प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए? तो देखो क्या है, relying solely on traditional farming techniques, intensive use of synthetic fertilizer and pesticides, implementing integrated pest management, and ignoring the need for crop diversification. So option number C is right, that is implementing integrated pest management. Okay, so that's it for today's session. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच।